हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्लट कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम एमएमयूईटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति का आणविक आधार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में करने जा रहे हैं, जो कि आपको पेपर में ऐसे के ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो एमएमयूईटी के एग्ज़ाम हो, RUHS 2027 हो या एम्स हो या फिर कोई अदर एक नर्सिंग एग्जाम्स हो। सभी में वंशागति का आणविक आधार का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का है। वो RUHS, एम्स, CUET और MMUET और भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 25 प्रश्न इस क्लास में देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूं आपको वंशागति का तथा आणविक आधार चैप्टर का। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिल्ली का बच्चा हमेशा बिल्ली जैसा ही क्यों दिखता है, या फिर क्यों आपकी कुछ आदतें, आपकी आंखें या आपके बाल हूबहू आपके मम्मी पापा से मिलते हैं, और तो और सगे भाई बहन होने के बावजूद आप अपने भाई या बहन से थोड़े अलग क्यों दिखते हैं? सोचा है आपने कभी ऐसा? तो इन सारे सवालों का जवाब छुपा है आपके इस 12th बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में। ये सारे क्वेश्चनों के जवाब आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। उससे पहले बता दूं, MMUET 2026 के नज़रिए से यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम मेंडल के मटर के दानों से लेकर एक्सपेरिमेंट से लेकर DNA जीन्स और उन सभी सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स ये चैप्टर दिला सकता है, ये क्लास दिला सकती है। तो आज ही अपनी NCERT की बुक निकाल लो और एक नोटबुक और पेन निकाल कर बैठ जाओ, क्योंकि आज हम रटेंगे नहीं, सीधे दिमाग में फिट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का पहला सवाल। क्वेश्चन से पहले बता दूं, स्लट कैरियर इंस्टीट्यूट पर रैंकर्स टेस्ट सीरीज के नाम से RUHS MMUET 2026 के लिए 10 टेस्ट सीरीज निकाल रखी है। फुल सिलेबस टेस्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और मात्र 49 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला सवाल है, न्यूक्लिक नाम किसने दिया? आज का पहला सवाल है, न्यूक्लिन नाम किसने दिया? मेंडल ने, वाटसन ने, ऑसवाल्ड एवेरी ने और फ्रेडरिक ने। बताओ साथियों, न्यूक्लिन नाम किसने दिया था? क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक ने। फ्रेडरिक ने सन 1869 में मिस्र ने मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में एक अम्लीय पदार्थ की खोज की और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। सन 1869 में मिस्र ने मवाद कोशिकाओं की केंद्रक में एक अम्लीय पदार्थ की खोज की थी। उस अम्लीय पदार्थ का नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था, जिसे आज हम न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आनुवांशिक पदार्थ था DNA, RNA, प्रोटीन, अमीनो अम्ल। पहला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? पहला आनुवांशिक पदार्थ DNA, RNA,
प्रोटीन, एमिनो अम्ल। बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आरएनए। जीवन के विकास के प्रारंभ चरणों में आरएनए ही पहला आनुवंशिक पदार्थ और उत्प्रेरक था। बाद में स्थायित्व के लिए आरएनए से डीएनए का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का वह खंड जो आरएनए का कूट लेखन करता है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का वह खंड जो आरएनए का कूट लेखन करता है उसे क्या कहा जाता है? रज्जुक, क्रोमोसोम, जीन और इंट्रॉन। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? डीएनए का वह खंड जो आरएनए का कूट लेखन करता है उसे क्या कहा जाता है? रज्जुक, क्रोमोसोम, जीन और इंट्रॉन। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? जीन। क्या होगा साथियों? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में क्षार युग्मकों की परस्पर दूरी होती है। डीएनए में क्षार युग्मकों की परस्पर दूरी क्या होती है साथियों? 20 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम और 10 एंगस्ट्रॉम। बताओ साथियों, डीएनए में क्षार युग्मकों की परस्पर दूरी क्या होती है? कितनी दूरी होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दो लगातार क्षार युग्मकों के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMUT 2026 टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये में, तो कहाँ से मिलेगी आपको? सेलेक्ट केयर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे डाउनलोड करना, वहाँ पे आपको MMUT 2026 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मात्र 49 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट का वहन करने वाला है। आनुवंशिक कूट का वहन करने वाला इंट्रॉन, एक्सॉन, स्प्लाइसोसोम और SNRNA। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? आनुवंशिक कोड का वहन करने वाला है, क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या एक्सॉन। यूकेरियोटिक के प्राथमिक आरएनए में कोडिंग भाग को एक्सॉन कहते हैं और नॉन कोडिंग भाग को इंट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकेरियोटिक के प्राथमिक आरएनए में कोडिंग भाग को तो क्या कहते हैं? एक्सॉन, और नॉन कोडिंग भाग को क्या कहते हैं? इंट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा पद शामिल नहीं है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा पद शामिल नहीं है? ऑप्शन है सदर्न ब्लॉटिंग, ऑप्शन बी है नदर्न ब्लॉटिंग, ऑप्शन सी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑप्शन डी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाचन। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? डीएनए फिंगरप्रिंट में कौन सा पद शामिल नहीं है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा पद शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? नदर्न ब्लॉटिंग। नदर्न ब्लॉटिंग क्यों होगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए का विश्लेषण होता है, जिसके लिए सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है? उपयोग किया जाता है।
डीएनए फिंगरप्रिंट में डीएनए का विश्लेषण होता है तो सधर्न ब्लोटिंग का उपयोग किया जाता है, तो नदर्न ब्लोटिंग का उपयोग आरएनए के विश्लेषण में किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? कि आरएनए के विश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है? नदर्न ब्लोटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की प्रतिकृति। ऑप्शन है 2' से 5' दिशा में, 3' से 5' दिशा में, 5' से 3' व 5' से 3' दोनों दिशाओं में, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? डीएनए की प्रतिकृति। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 5' से 3' व 5' से 3' दोनों दिशाओं में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डीएनए के एक रज्जुक के नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम ATCTG है तो उनके पूरक आरएनए रज्जुक में क्या अनुक्रम होगा? ऑप्शन है TTAGU, ऑप्शन बी है UAGAC, ऑप्शन सी है AACTG और ऑप्शन डी है ATCGU। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? यदि डीएनए के एक रज्जुक में नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम ATCTG है तो उसके पूरक आरएनए रज्जुक में क्या अनुक्रम होगा? क्या होगा साथियों? का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? UAGAC। आरएनए में एडेनिन के पूरक के रूप में यूरेसिल आता है और थाइमिन के स्थान पर एडेनिन और साइटोसिन के स्थान पर ग्वानिन और ग्वानिन के स्थान पर साइटोसिन आता है। इस प्रकार क्या होगा? क्या होगा? UAGAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से समापन कोडोन है, समापन कोडोन कौन से हैं? ऑप्शन है AGT, TAG, UGA, ऑप्शन बी है UAG, UGA, UAA, ऑप्शन सी है TAG, TAA, TGA, ऑप्शन डी है GUG, GAC और GAA। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? समापन कोडोन कौन से हैं? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, UAG, UGA और UAA। इन्हें स्टॉप कोडोन या नॉन सेंस कोडोन भी कहा जाता है। ये प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को रोक देते हैं। इन्हें क्रमशः एम्बर, ओपल और ओकर नाम से भी जाना जाता है। क्या कौन कौन से नाम से जाना जाता है? एम्बर, ओपर और ओकर। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही नहीं है। AT बराबर A/A, A/A और A+T बराबर G+C, A+G बराबर C+T और उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सही नहीं है। A/T बराबर 1/A। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉटसन एवं क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को किसके द्वारा जाना जाता है? वॉटसन एवं क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को किसके द्वारा जाना जाता है? cDNA, bDNA, zDNA और ddNA। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? वॉटसन एवं क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को किसके द्वारा जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, bDNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है।
rRNA, mRNA, hnRNA और tRNA। क्लोवर लीफ मॉडल किस आरएनए का होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, tRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एडेनिन का प्रतिशत 30 है तो ग्वानिन का प्रतिशत कितना होगा? एडेनिन का प्रतिशत 30 है तो ग्वानिन का प्रतिशत कितना होगा? दस प्रतिशत, 20%, 30% और 40%। बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 20%। कैसे होगा? ए बराबर टी और जी बराबर सी होता है, आगे समझ। तो ए बराबर कितना? 30% और टी बराबर कितना? 30%। आ गए समझ। तो बचा क्या? जी प्लस सी बराबर 40 और 20, वो सॉरी, जी प्लस सी बराबर कितना? 100% माइनस ये कितना हो गया? 60, 30 और 30 60 बराबर 40%। फिर जी बराबर सी होता है, तो जी बराबर 40/2 बराबर 20%। आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक जीन्स की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑपरेटर, प्रोमोटर और लाइगेज। ऑप्शन डी है रेगुलेटरी जीन। संरचनात्मक जीन्स की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रोफिन में क्षार होते हैं 2.4 करोड़, 3.4 करोड़, 4.4 करोड़ और 5.4 करोड़। बताओ साथियों, डिस्ट्रोफिन में क्षार होते हैं। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2.4 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण दिया ग्रिफिथ ने, हर्षेवचेज ने, हरगोविंद खुराना ने, ऑरी मेडलियोड तथा मैकार्टी ने। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसने दिया था? सबको पता है, आंसर बी हो जाएगा, हर्षेवचेज ने दिया था। हाई इंटू 174 में किस प्रकार का जीनोम होता है? एस एस आर एन ए, एस एस डी एन ए, डी एस आर एन ए और डी एस डी एन ए। हाई मल्टीप्लाई 174 में किस प्रकार का जीनोम होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? एस एस डी एन। हाई इंटू 174 एक बैक्टीरियल है, मतलब जीवाणु भोजी वायरस है, जिसके भीतर एक रज्जुकीय वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए से आरएनए निर्माण क्या कहलाता है? अनुलेखन, अनुवादन, रेप्लिकेशन और रूपांतरण। डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का संश्लेषण केंद्रक द्वारा, गोल्जिकाय द्वारा, कोशिका द्रव्य द्वारा और वार केंद्र द्वारा। आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? केंद्रक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीन के एक से दूसरे संलग्न समूह पर चलन, प्रतिरूपण, स्थानांतरण, जीन विनिमय और प्रतिलोमन। जीन के एक दूसरे से संलग्न समूह पर चलन क्या कहलाता है? प्रतिरूपण, स्थानांतरण, जीन विनिमय और प्रतिलोमन। क्या कहलाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़ने वाला एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज और प्राइमेज। बताओ साथियों, ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? डीएनए लाइगेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सन 1980 में, 1990 में, 2000 में और 1953 में। मानव जीनोम परियोजना HGP की शुरुआत कब की गई थी? का राइट आंसर क्या होगा? 1990 में। कब शुरुआत की गई थी? 1990 में। START स्टार्ट कब को आ गया था? 1990 में। और एंड कब हुई थी? 2000। कब हुई थी? मानव जीनोम परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1990 में। और एंड कब हुई थी? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत के लिए कौन सा प्रारंभिक कोडोन उत्तरदायी है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोडोन उत्तरदायी है? UAA, AUG, UGA और GUG। का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? AUG। नेक्स्ट, एक न्यूक्लियोसोम कोर में स्टोन प्रोटीन के कितने अणु मौजूद होते हैं? एक न्यूक्लियोसोम कोर में स्टोन प्रोटीन के कितने अणु मौजूद होते हैं? 4, 6, 8 और 10। बताओ साथियों। कितने प्रकार के अणु मौजूद होते हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 4 प्रकार के। एक न्यूक्लियोसोम कोर में स्टोन प्रोटीन के कितने अणु मौजूद होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? H2 A, दूसरा क्या है? H2B, तीसरा क्या है? H3H, H3 और चौथा क्या है? H4। आ गए समझ में? नेक्स्ट, तो दोस्तों ये वंशागति और विविधता के वो बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्हें आज हमने बिल्कुल आसान भाषा में समझा। पूरा यकीन है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मेंडल के अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। इसके कोई 2 कारण कमेंट्स में तुरंत लिखिए और मैं उनका आंसर खुद दूंगा। तो अगर आज का यह सेशन आपको समझ आया है तो मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो MMUET 2026 की तैयारी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस न हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।